हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया एकदम चकाचक। चालू करते हैं आज एक नया पेपर। लेट्स स्टार्ट। भाई साहब, ये पेपर आया था तो जान ले ली थी इसने। 16 पेज का पेपर था। ओ भाई साहब, बच्चों के प्राण ही नहीं निकले एग्जाम में। और आज चले जा रहा बेहतरीन। और अभी इंग्लिश चालू ही नहीं हुआ, अब इंग्लिश यहां से हुआ। प्रभु, 3-3 नंबर का क्वेश्चन। मैं तो कहता हूं पढ़ने के ही दे देना चाहिए थे 3 नंबर। क्वेश्चन का साइज देखो आप, और मार्क्स 3। हालत खराब। इंग्लिश पढ़े कि लॉ पढ़े? हालांकि सब पास हो गए थे क्योंकि सबका पेपर बिगड़ा था। जब सबका पेपर बिगड़ता है तो पास होने के ब्राइट चांसेस होते हैं, क्योंकि ये सीए है। हेलो। बस इतना ही आसान है। अगर सबके पेपर बिगड़े हैं तो पास होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर सबके पेपर बहुत अच्छे गए और मान लो सब लोग ये बोले और बोले आज तो फोड़ दिया, तो समझ लेना कोई ज्यादा उम्मीद ना लगाई जाए पेपर से, क्योंकि सबको पास थोड़ी करना है। बस इतना आसान है सी। गॉट इट? तो जब पेपर इजी आए तो ज्यादा खुश होना नहीं, और जब पेपर सभी का बिगड़े तो ज्यादा नर्वस होना नहीं। मैंने बच्चों को नर्वस होते देखा है। पेपर बिगड़ गया, अगला पेपर बिगाड़ लिया। अरे भैया, और फिर बाद में जब रिजल्ट आया तो जो पेपर बिगड़ा था उसमें पास और अगले वाले में फेल। ऐसा पागलपन कभी नहीं करना। समझ में आया? और वो जो तुम पेपर के बाहर शोक सभा करते हो एग्जाम हॉल से निकल के, उसमें कोई भाग नहीं लेगा उस ऑबिचुरी मीटिंग में। नो बडी। हेलो। सीधे घर आएंगे अपन। और कोई अगर आके पूछे भी ना कि इसका आंसर क्या था, तो उसको बोलना तू तेरे घर जाके देख लेना, हमसे मत पूछ। क्योंकि अगर उसने दो क्वेश्चन के दो ऐसे क्वेश्चन के गलत जवाब आपको बता दिए जिनके बारे में आप भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन आप सही लिख के आए हो, हेलो, तो आपका अगला पेपर बिगड़ जाएगा। कृपा करके सीधे एग्जाम हॉल से निकलना, और घर मिलना जुलना नहीं, पेपर डिस्कस करना नहीं। और ये कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जो, क्या हुआ, अपन तो फोड़ा है, सामने लगे से बोले मैं तो खुद ही फूट के आया, लोगों से मिलना ही नहीं, है ना? वो भाग जाओ। और यश से तो बिल्कुल ही मत मिलना। यश बोलेगा इसका आंसर क्या लिखा था, ये देख यहाँ पे ये वाला शब्द लिखा था ना, इसका तो मीनिंग ही ये है। आदमी को पता चले साला ये मीनिंग मैंने तो सोचा ही नहीं। हालांकि यश मजे ले रहा उसके, है ना? चलो कोई बात नहीं। सो नाउ यश इज पॉपुलर nationally because this lecture is going to telecast nationally. So आइए, चलिए, लेट्स मूव। पहला क्वेश्चन। Mr. X and Mr. Y entered into contract on 1st August 2018 by X had to supply 50 tons of sugar to Y at a certain price strictly within a period of 10 days of a contract. Strictly within a period of 10 days। यही से अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि time is important, time is significant, time is essential matter described in the contract. Fine. Mr. Y also paid an amount of rupees 50,000 towards advance as per the terms of the above contract. Mode of transportation available between their places is roadways only. Severe flood came on 2nd of August. Okay. And the only road connecting their places was damaged and could not be repaired within 15 days. Mr. X offered to supply sugar on 20th August 2018, for which Y did not agree. On 1st September 2018, Mr. X claimed compensation of 10,000 from Mr. Y for refusing to accept the supply of sugar
which was not there within the purview of the contract. On the other hand, Mr. Y claimed a refund of 50,000 which he had paid in advance terms of contract. Analyze the above situation. सबको याद आ गया होगा. Law of frustration, supervening impossibility. Hello. And due to subsequent supervening impossibility, the contract becomes void. Or further, whenever a contract becomes void, both the parties should make each other in such a state as if there were no contract. It means कि दोनों पार्टी को एक दूसरे से कुछ भी लिया दिया अगर है तो वो वापस करना पड़ेगा. तो वो 50,000 रुपए तो वापस मिलेंगे ही मिलेंगे जो एडवांस के रूप में दिए हैं. और जब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई सवाल ही नहीं है. और जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई सवाल ही नहीं है तो कंपनसेशन देने का तो कहीं से कहीं तक कोई सवाल उठता ही नहीं है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? गुड. कंपनीज एक्ट. वाओ. contingent contract क्या है? Discuss the essentials of contingent contract as per 1872. अपने को पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज इट इज लिखना है बॉस, और वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज लिखना है. और उसके बाद जो टेबल बनाई थी, हेलो, वो टेबल मत बनाना, एक 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 करके एक्सप्लेन करके खत्म कर दो. गॉट इट? गुड. पर लिखना पड़ेगा ये आज. अरे यार सर ये बहुत टैक्सिंग हो रहा है मतलब. पर आप जब लिख रहे हो घर पे मेरे लिए कॉपी बना रहे हो तो आपको समझ में आ पा रहा है कि हम कहाँ लैकिंग कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? ये अगर आप ऐसा कर रहे हो कि किसी ने पहले से लिख लिया और आप उसको कॉपी करके मेरे डर के मारे यहाँ लिख के ला रहे हो तो यार फिर उसका कोई मीनिंग नहीं. क्योंकि मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? मैं तो 1998 में ही पास हो गया सीए. मेरे को क्या करना? आपको पास करवाना है. तो फॉर दैट मेहनत आपको करनी. जितने आप अपने प्रति ईमानदार रहोगे उतने आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे. मुझे क्या मतलब है आप अगर कॉपी भी करके ला दोगे तो. मैंने आज रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाया था ताकि आप पहली बार लिख तो पाओ. तो यहाँ बैठी हुई जनता में से 60 से 70% जनता को ये समझ में आया है कि जब मैंने लिखने का प्रेशर दिया और आपने लिखा तो आपको लगा कि हाँ लॉ भी कोई सब्जेक्ट है. हेलो. और इसमें भी सीरियस फीलिंग आ रही है तो अब वो सीरियसनेस और बढ़ाते जाना पड़ेगी क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. मैंने अभी आपको कहा हम जिस स्टेज पे हैं उस स्टेज पर सेक्शन याद नहीं कर रहे हैं. हम किस पर ध्यान दे रहे हैं? कंटेंट पर. मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है. मैं पहले कंटेंट डेवलप करता हूं उसके बाद लेवल लगाता हूं. आप अगर दोस्त हो, आप सब लोगों के नाम ना हो लेकिन आप में फिर भी दोस्ती हो जाए और अच्छी दोस्ती हो जाने के बाद मैं आपसे बोलूँगा बेटा इनका नाम ये है तो आपको ये फिर याद नहीं रखना पड़ेगा कि इस सेक्शन के अंदर क्या है क्योंकि अंदर का कंटेंट आपको मालूम. सिर्फ ऊपर का एक लेबल चिपकाना है. चिपकाएंगे ना सेक्शन इंडेक्स बना के. और आप जब लिखेंगे और अगर आप लिखते जा रहे हो सेक्शन तो अपने आप ही याद होती जा रही है आपको. जिनको नहीं याद हो रही है सेक्शन कोई दिक्कत नहीं, अपन सेक्शन अलग से भी याद कर लेंगे. जिनको सेक्शन ढूंढ के निकाल के लिख रहे हैं बेस्ट, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता. हेलो. कोई दिक्कत नहीं, आप सेक्शन अगर ढूंढ के लिख रहे हो ना बेस्ट है. क्योंकि जब मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा मेरा जो थर्ड रिवीजन होगा वो किसका होगा? सेक्शन बेस्ड. सेकंड रिवीजन होगा टेबल बेस्ड. फर्स्ट हुआ था अपन ने सब देख लिया, ये भी कर लिया. सेकंड रिवीजन होगा टेबल बेसिस, मतलब पूरे मॉड्यूल में जितनी टेबल्स सब एक बार देखेंगे. फिर पूरे मॉड्यूल की सेक्शंस लेंगे, फिर सारे मॉड्यूल के केस लॉ लेंगे. सबकी एम बुक आपके पास रहेगी, आप टेंशन ही मत लो. मोबाइल में देखो, कभी भी पढ़ो, खत्म करो. चलो नाउ थ्रू दो माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर. इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है.
हमारे लिए इस वक्त। लो भैया, रमेश ने प्रॉमिस किया वाइफ लाली को कि वो उसके 30th बर्थडे पर 50,000 रुपए देगा। मिसेस लाली ने इंसिस्ट किया उसके हस्बैंड को कि एक रिटर्न एग्रीमेंट करो, अगर तुम सही में मुझसे प्यार करते हो तो। रमेश ने भैया एग्रीमेंट कर दिया और एग्रीमेंट रजिस्टर हो गया अंडर द लॉ। हेलो, जब एग्रीमेंट है, लॉ में रजिस्टर्ड है, साइन है और लव एंड अफेक्शन भी है, कोई भूतनाथ वर्सेस राजलक्ष्मी देवी वाला केस नहीं है। हेलो, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज रियली अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर मान लो बाद में श्रीमान ने नहीं दिया तो श्रीमती क्या कर सकती हैं, सू कर सकती है। तो इसको अकॉर्डिंगली आपको लिखना पड़ेगा। हेलो, अरे डिटेल में पढ़ा हुआ है यार, यहाँ तो मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, अब आपको लिखना है इसको, ये आंसर राइटिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए। लो भैया, शॉपकीपर डिस्प्ले किया पेयर ऑफ ड्रेसेस शोरूम में, प्राइस टैग लगा दिया 2000 का। लवली ने देखा, दौड़ती हुई गई, बोले मेरे को दे दो। उसने शॉपकीपर को बोला पेमेंट लो, मुझे ड्रेस दे दो। शॉपकीपर ने रिफ्यूज कर दिया। लवली ने कहा ये तो गड़बड़ है। तो सर ये तो इनविटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। पहले इनविटेशन टू ऑफर लिखना, फिर ऑफर लिखना, फिर दोनों में डिफरेंस लिखना, फिर ये लिखना कि इनविटेशन टू ऑफर का रिस्पांस ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस नहीं होता, और ऑफर का रिस्पांस एक्सेप्टेंस भी हो सकता है और रिजेक्शन भी हो सकता है। हेलो, इसलिए शॉपकीपर ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। हेलो, किसी के ऑफर को ठुकराना क्या ब्रीच कहलाता है? नो, सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन लेंदी था पेपर। ये कौन है भैया? पार्टनरशिप फॉर्म है, ये भी पार्टनर है। अगला क्वेश्चन सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है। लो भैया, सीधा सा क्वेश्चन, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। हेलो, आपकी बुक में भी है, आपकी कॉपी में भी है, आपके सब दूर है, बस आज आपको लिखना है। नहीं समझ में आएगा एक बार और रिवाइज कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। स्टेट ग्राउंड्स ऑफ पार्टनरशिप, परचेज सम गुड्स, क्या है, कंपनी है कि क्या है? तो कंपनी का क्वेश्चन है, सॉरी, दिस वाज क्वेश्चन रिलेटेड टू कंपनीज है, वो इंडोर मैनेजमेंट का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कौन से हैं आज के? हेलो, आज बस इतना ही दे रहा हूं, आप इससे ज्यादा कुछ। बस कितने क्वेश्चन हुए, कौन कौन से टॉपिक कवर हुए? पहला 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 इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, दूसरा जो डायरेक्ट क्वेश्चन था कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा क्वेश्चन इन्वेटे नहीं, तीसरा क्वेश्चन था नेचुरल लव एंड अफेक्शन, चौथा क्वेश्चन था इनविटेशन टू ऑफ। हेलो, और पांचवा रिवोकेशन। यू हैव 5 क्वेश्चन टू राइट। मैं आपको 2 दिन देता हूं, थोड़ा प्रेशर रिलीज कर देता हूं, आज का दिन और कल का दिन, परसों तक ये वाला कॉपी में हो जाना चाहिए। गॉट इट? अभी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खत्म कर रहे हैं और इस तरीके से हम एक रिवीजन भी करते जा रहे हैं और लिखते भी जा रहे हैं। गॉट इट? अगले सेशन में फिर मिलेंगे।